जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एससीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट नंबर 2 में मौजूद इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है आपका भारतीय इतिहास का, उसके बारे में। और उससे संबंधित हम कई इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर सीरीज का आज ही हमारा 29वां लेक्चर है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। हम भारत में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार को इस लेक्चर में देखने वाले हैं, मतलब उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ हम लोग ब्रिटिश सत्ता ने कैसे मैसूर में, बंगाल में, पंजाब में, अवध में अपना क्षेत्र फैलाया है, उससे संबंधित क्वेश्चंस हम देखेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इस लेक्चर को शुरू से आखिर तक देखेंगे। लेकिन जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं दोस्तों, तो आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, वो ये कि लेक्चर को बेहतर तरीके से सुनिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जैसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं, उन फैक्ट्स को क्वेश्चंस के साथ क्या करिए, शॉर्ट नोट के तौर पर सिनॉप्सिस के रूप में लिख लीजिएगा। इससे फायदा ये होगा कि जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के पहले आपके पास जब समय कम होता है तो क्विक रिवीजन की जरूरत होती है, तो वो सिनॉप्सिस वाले नोट से आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपके नोट्स होंगे, आप उनको बेहतर तरीके से इजीली जल्दी रीड कर लेंगे और रिवीजन अच्छा हो जाएगा, जिससे एग्जाम में जैसे ही यहां से कोई प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये ऑप्शंस को देखना है और इसके आधार पर इन 4 कूट में से एक सही उत्तर को चुनना होगा। अब यहां देखिए, एक तरफ आपको युद्ध दिए गए हैं और एक तरफ प्रमुख गवर्नर दिए गए हैं। अब यहां देखिए कि प्लासी का ये युद्ध है, ये होता है 23 जून 1757 को, और ये जो युद्ध हुआ इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे हैं। घटना कुछ ऐसी है कि इस समय जो बंगाल का क्षेत्र रहा, यहां पर नवाब के तौर पर आपको मिलेगा कौन, सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब कौन है, सिराजुद्दौला है। ठीक है, अब ये सिराजुद्दौला कौन है, तो याद रखिएगा कि लगभग हम बात करें 1722 से 1724 के बीच की। ये वो समय रहा जब भारत में मुगल सम्राट मौजूद था मोहम्मद शाह रंगीला। अब मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही इस समय मुर्शिद कुली खां जो था, इसने बंगाल में एक स्वतंत्र रूप से साम्राज्य स्थापित किया। बंगाल की बीमारू स्थिति को सुधारा, उसे कृषि अर्थव्यवस्था वाले राज्य में बदला और कहीं ना कहीं सुदृढ़ बंगाल आपको दिखाई पड़ता है, जिसे आगे जाकर ब्रिटिशर्स ने कामधेनु का दर्जा भी दिया था, क्योंकि यहां से उनको इतनी ज्यादा आय हो जाती थी। ये जो बंगाल मुर्शिद कुली खां ने स्थापित किया दोस्तों, इसमें अगला जो महत्वपूर्ण नवाब होता है वो हम बोल सकते हैं सिराजुद्दौला के ही संबंध में रहा है। और कहीं ना कहीं ये याद रखिएगा कि सिराजुद्दौला जो है वो यहां पर अलीवर्दी खां जो नवाब हुआ, क्या नाम था, अलीवर्दी खां। ये अलीवर्दी खां सिराज के रिश्तेदारों में आता था, और अलीवर्दी खां हम ये बोल सकते हैं कि सिराज जो है वो अलीवर्दी खां की पुत्री का पुत्र था। अलीवर्दी खां को ये अंतिम अवस्था में कहीं ना कहीं देखेंगे तो याद रखिएगा कि वो सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। सिराजुद्दौला को जब उत्तराधिकारी नियुक्त करता है तो अलीवर्दी खां का एक कोटेशन आता है कि अंग्रेज जो है वो मधुमक्खी के सत्ते के समान है, अगर इनको छेड़ोगे नहीं तो ये शहद देंगे, और छेड़ दिया तो तुम्हें काट काट के मार डालेंगे। लेकिन सिराजुद्दौला एक युवा नवाब था बंगाल का, और कहीं ना कहीं जब इसने देखा कि बंगाल में ब्रिटिशर्स जो हैं वो 1717 के फर्रुखशहर के फरमान हो या फिर विभिन्न प्रकार की छूटें जो उनको मिली थी बंगाल में, उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, इस वजह से महत्वपूर्ण तौर पर हम देखें सिराज उनके खिलाफ एक्शन लेता है। और उस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट घटना दिखाई पड़ती है कि 1756 के आसपास ही सिराजुद्दौला क्या करता है, अंग्रेजों का जो फैक्ट्री वाला इलाका था कलकत्ता में, इंपॉर्टेंट रूप से फोर्ट विलियम, उस पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लेता है। और यहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब यहां से भाग जाते हैं, खदेड़ दिए जाते हैं। सिराजुद्दौला इस पर कब्जा करके पुनः कहां आ जाता है, अपनी राजधानी में आकर जश्न में डूब जाता है। अंग्रेज फोर्ट विलियम से भागते हैं, मद्रास के निकट एक द्वीप है फुल्टा द्वीप, वहां शरण लेते हैं। मैसेज जाता है अंग्रेजी सरकार को, वहां से सेना की सहायता मिलती है, किसके नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। ये पुनः बंगाल पर, कलकत्ता पर आक्रमण करते हैं, फोर्ट विलियम को दोबारा से जीत लेते हैं, और उसके बाद यहां से पृष्ठभूमि तैयार हो गई है प्लासी के युद्ध की। अब क्या होता है कि सिराजुद्दौला को अंग्रेज सीधे सीधे ललकारते हैं, और कहीं ना कहीं 23 जून 1757 को युद्ध की डेट फिक्स होती है। बस इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जो इसका कूटनीतिक और चालाकी वाला जो चरित्र था वो यहां पर इंपॉर्टेंट साबित हुआ अंग्रेजों के लिए। रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी चालाकी से
नवाब सिराजुद्दौला के विरोधी गुट के बारे में पता कर लिया। पता चला कि मीर जाफर जो सिराज का सेनापति है वो खुद नवाब बनने की इच्छा रखता है। तो ऐसे में मीर जाफर को अपने तरफ कर दिया अंग्रेजों ने, लॉर्ड क्लाइव ने। और इसके अलावा घसीटी बेगम, शौकत जंग हो या फिर हम बात करें अमीन चंद जैसे, माणिक चंद जैसे व्यापारी और बैंकर, इन सभी को जो सिराज के विरोधी गुट में शामिल थे उनको रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी तरफ कर लिया। 23 जून 1757 को बंगाल में प्लासी के जब युद्ध होता है तो इस युद्ध को आप युद्ध कहते ही नहीं है, क्योंकि कुछ घंटों में इस युद्ध का निर्णय निकल जाता है और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। अब निर्णय कुछ घंटों में क्यों निकला? क्योंकि मीर जाफर जैसे, घसीटी बेगम जैसे जो विरोधी थे वो अंग्रेजों के साथ मिले थे। सिराज की एक बहुत बड़ी सेना युद्धभूमि में गई नहीं। मदन मोहन या मोहनलाल या मीर मदान जैसे जो सेनापति लड़ रहे थे सिराज की तरफ से वही थे। बहुत बड़ी सेना लड़ने गई नहीं युद्ध में। छोटी सी सेना जो थी वो अंग्रेजों की सेना के सामने टिक नहीं सकी और जल्दी ये हार गए और सिराजुद्दौला का यहाँ से खात्मा हम लोगों को दिखाई पड़ता है। और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेज जीत जाते हैं। परिणाम होता है कि ये भारत विजय का पहला स्टेप हो गया अंग्रेजों का, और चूंकि इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा वो रॉबर्ट क्लाइव का रहा, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को भारत का विजेता भी कहा गया अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट भूमिका इसकी थी। मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता, उससे खूब पैसा वसूल किया जाता अंग्रेजों के द्वारा। तो ये प्लासी के युद्ध की व्यवस्था 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में दिखाई पड़ती है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है 22 अक्टूबर को। कहीं ना कहीं 1760 का वो समय था। मीर जाफर से संधि के तहत अंग्रेजों ने तय किया था कि वो उनको समय समय पर पैसा देगा, सब चीजें होंगी। मीर जाफर ने एक समय के बाद बोल दिया कि भाई मेरी बस की नहीं तुमको देने की। तो इन्होंने क्या किया, मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को, क्या नाम है, मीर कासिम जो है इसको बंगाल का नवाब बना दिया और इससे भी नजराना लेने और इस प्रकार की भेंट वाला पूरा संधि कर लिया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात थी कि मीर कासिम जो था ये जवान व्यक्ति था, युवा था और चतुर भी था। इसने अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों की सहायता से एक सेना भी स्थापित कर ली। मुर्शिदाबाद से मुंगेर बिहार के क्षेत्र में राजधानी भी बदलाव कर लिया और अपने आप को अंग्रेजों के खिलाफ तैयार कर रहा था। तो यहां पर जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता है कि मीर कासिम षड्यंत्र कर रहा है, वो मीर कासिम के खिलाफ एक्शन लेते हैं। मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना देते हैं। मीर कासिम जो है वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला, क्या नाम है, सुजाउद्दौला से मिलता है और यहां पर इनके साथ आ जाता है एक और व्यक्ति जिसका नाम है मुगल सम्राट। मुगल सम्राट का नाम है दोस्तों शाह आलम II। अब ये शाह आलम II जो मुगल सम्राट है ये भी अंग्रेजों का सताया हुआ व्यक्ति है। इधर मीर कासिम, इधर अवध का नवाब, इधर मुगल सम्राट। इनका यहाँ पर बन जाता है दोस्तों त्रिगुट। ये त्रिगुट जो होता है वो 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेजों को चैलेंज करता है। अब यहाँ पर जब ये बक्सर का युद्ध होता है दोस्तों, तो इसमें त्रिगुट जो होता है वो अंग्रेजों की सेना से लड़ रहे हैं और अंग्रेजों की जो सेना है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, वो कर रहा है हेक्टर मुनरो। तो याद रखिएगा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इन्हीं के नेतृत्व में इन तीनों की जो त्रिगुट सेना थी वो हार गई। वास्तव में बक्सर का युद्ध एक युद्ध था जिसमें इन तीनों के गुट ने वीरता पूर्वक लड़ाई की थी अंग्रेजों की साथ, लेकिन इस युद्ध में हेक्टर मुनरो की सेना ने इन तीनों की त्रिगुट सेना को हरा दिया था और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय जो है वो पुनः हम उस पद पे देखते हैं कि वो अंग्रेजों के पेंशन पर निर्भर रहने लगता है। ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद की व्यवस्था हम आगे और समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हेक्टर मुनरो जो है वो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन इस समय अगर हम बात करें बंगाल के गवर्नर की, तो बंगाल का गवर्नर जो है दोस्तों वो बेंसीटाट है जो 1760 के आसपास गवर्नर बनकर आया था। फिर बंगाल का युद्ध होता है जो 1770 में दोस्तों। इस समय कर्टियर जो होता है वो गवर्नर के पद पर होता है। तो यहां पर ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा पॉइंट आएगा। तो पहला वाला जो ए है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको डिटेल में बताया था कि किस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव जो है वो 1744 से 1753 के बीच में बंगाल में एक क्लर्क की हैसियत से काम करता है और बाद में फिर धीरे धीरे करके ये अपना वर्चस्व बढ़ाता है। बंगाल का 2 बार गवर्नर बनता है, प्लासी के युद्ध में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन पुनः जब ये वापस जाता है ब्रिटेन तो 1774 के आसपास वहां आत्महत्या कर लेता है। ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों।
इसमें मैंने क्वेश्चन में प्लासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, ये ज्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं बताया, हमने ऊपरी ऊपरी चीजें देखी, आगे जाके हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? अभी मैंने बताया कि प्लासी का ये युद्ध था, ये 23 जून 1757 को हुआ। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है? रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर? हेक्टर मुनरो कहां नेतृत्व कर रहा है? बक्सर के युद्ध में। यह कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। पहले युद्ध होता है ये, दूसरा युद्ध होता है ये। लेकिन इस युद्ध में क्या है कि इसकी कूटनीति जो है वो काम कर जाती है। सिराज का गुट अपनी तरफ कर लेता है विरोधी बनाकर। सिराजुद्दौला के साथ युद्ध कुछ घंटों में निर्णय वाला होता है, जिसे हम वास्तव में युद्ध कहते ही नहीं है, परंतु बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने जो नेतृत्व किया, अच्छी लड़ाई हुई, जीते। जो निर्णय प्लासी के युद्ध में हुआ था उस पर मुहर लगाने का काम बक्सर के युद्ध ने किया था, ये ध्यान रखेंगे। प्लासी के युद्ध ने क्या निर्णय किया था? प्लासी का निर्णय ये नहीं था कि अब भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि प्लासी के निर्णय को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि भारत पर अब भारतीय लोग शासन नहीं करेंगे, बाकी लोग शासन करेंगे, मतलब अंग्रेजों का शासन रहेगा। और इस निर्णय पर अंतिम मुहर लगाने का काम किसने किया? इस निर्णय पर अंतिम मुहर लगाने का काम किया था बक्सर के युद्ध ने। यहां से पूरी तरीके से जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स है वो अंग्रेजों के हाथ में जाते हैं। एक संधि के तहत शाह आलम द्वितीय सौंप देता उनको, और उसके बाद अंग्रेज भारत से पैसा पे पैसा कमाते जाते हैं और भारत में जो क्षेत्र है वो विस्तार करते जाते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल का द्वेष शासन कब से कब तक चलता? दोस्तों याद रखिएगा कि जब क्लाइव जो है वो बंगाल का गवर्नर बना था तो इसने बंगाल में द्वैध शासन की पद्धति लागू की थी, और ये 1765 से 1772 तक चलती है। 1772 तक चलती है। इस समय जब वॉरेन हेस्टिंग्स जो होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो होता है वो बंगाल का गवर्नर बनता है दोस्तों, तो ये इस व्यवस्था को खत्म कर देता है। मतलब बंगाल में द्वैध शासन शुरू करने वाला कौन है? क्लाइव है, और इसको समाप्त करने वाला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में याद रखिएगा कि ये आया था बंगाल के गवर्नर की हैसियत से, लेकिन 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, इसके प्रभाव में हम ये कह सकते हैं कि जो बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पहला? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर वॉरेन हेस्टिंग्स के तथ्य पर डिटेल में देखा जाए तो ध्यान रखिए कि 1773 के एक्ट के तहत 1774 में इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। मतलब पहले ये क्या था? बंगाल का गवर्नर था, और बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स था, क्योंकि जब आया था जब बंगाल का गवर्नर था। इसके बाद बंगाल का गवर्नर कोई और नहीं हुआ, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल की व्यवस्था चालू हो गई। तो ये सिस्टम आप लोगों को यहां पर याद रखना है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसकी? बंगाल में द्वैध शासन की। जब बंगाल में द्वैध शासन की बात करते हैं दोस्तों, तो एक छोटा सा फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या? कि बंगाल में द्वैध शासन जो था वो अंग्रेजी सत्ता की विजय का ही कारण था। जब विजय हो गया तो अब आपको ये क्षेत्र को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए याद रखिएगा 1765 क्यों याद रखना है कि 1764 में हो गया बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए तो ये कंफर्म हो गया कि अब भारत पे अंग्रेजों का शासन होगा, और अंग्रेजों का शासन हो गया तो उन्होंने की थी 1765 में एक संधि। इस संधि को आप नाम देते हैं इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि जब मैं कहता हूं दोस्तों तो याद रखेंगे ये अंग्रेज एक तरफ है और दूसरी तरफ कौन है? शाह आलम II। तो शाह आलम II कौन है यहाँ पे? ये शाह आलम II जो है ये मुगल सम्राट है। तो अंग्रेजों और शाह आलम II के बीच में 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी राइट्स जो है वो सीधे सीधे किसके पास आ गए? अंग्रेजों के पास आ गए। मतलब यहाँ से राजस्व वसूली और आदि का काम अंग्रेजों का होगा। तो अब यहाँ पर क्लाइव जो है उसने एक इंपॉर्टेंट निर्णय लिया कि अब हमारे पास राजस्व संबंधी अधिकार भी हैं और हमारे पास प्रशासन संबंधी अधिकार भी हैं। अब बंगाल में हमको
मतलब अंग्रेजों को प्रशासन का काम भी देखना है और राजस्व का काम भी देखना है। तो उन्होंने कहा कि बंगाल में, याद रखिए, उन्होंने कहा कि बंगाल में उनका प्रतिनिधि कौन है, उनका प्रतिनिधि या उनका कठपुतली बोलने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उनका कठपुतली जो है वो कौन है, नवाब है। तो यहां पर लॉर्ड क्लाइव के मन में बहुत बड़ी चालाकी आई। उसने कहा कि प्रशासन का जो काम होगा, खर्च करने का जो काम होगा, जनता के लिए करने का जो काम होगा, वो काम किसको दे देते हैं हम, बंगाल में हमारे प्रतिनिधि नवाब को। तो ये सारे के सारे काम नवाब को सौंप दिए गए। लेकिन राजस्व की जो बात है, पैसा जो होगा प्राप्त करना हो, वसूली का जो अधिकार होगा, मलाई वाला जो अधिकार होगा, हथियार संबंधी जो मामले होंगे, दूसरे से संपर्क संबंधी जो मामले होंगे, वो कौन रखेंगे, ये अंग्रेज रखेंगे। तो अंग्रेजों ने इन दो प्रकार की व्यवस्था को स्थापित किया। इंपॉर्टेंटली ये क्लाइव के द्वारा किया गया था। क्या किया गया कि प्रशासन संबंधी काम सब नवाब को दे दिए, राजस्व संबंधी काम सबके सब अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिए। अब ये जैसे ही शुरू किया, कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार हो या अव्यवस्था हो, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार यहां से बहुत बड़े स्तर पर आपको बंगाल में दिखाई पड़ती है। जो बंगाल मुर्शिद कुली खान ने एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक कृषि अर्थव्यवस्था के राज्य के रूप में स्थापित किया था। जो बंगाल अंग्रेजी काल में हम बात करें, अंग्रेजी काल के पहले हम बात करें, मुर्शिद कुली खान एक संपन्न प्रदेश के तौर पर स्थापित किया था। उस बंगाल का तबाही जो है वो इस द्वैत शासन व्यवस्था के लागू होने के बाद से हो जाती है। जब हम इस द्वैत शासन की बात करते हैं तो इसके इतिहास में भी याद रखना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है लियोनेल, क्या नाम है, लियोनेल कर्टिस। ये लियोनेल कर्टिस जो है दोस्तों, इसको द्वैत शासन व्यवस्था का जनक कहते हैं। सबसे पहले द्वैत शासन व्यवस्था को किसने यूज किया था, लियोनेल कर्टिस ने किया था। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था। देखिए, लॉर्ड वेलेजली भारत में आया, लॉर्ड वेलेजली भारत में आया, इसका सीधा सीधा लक्ष्य क्या था, लक्ष्य ये था कि हमें भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार करना है। तो सत्ता का विस्तार लक्ष्य था। अब सत्ता का विस्तार साम दाम दंड भेद कुछ भी करके करना है। तो वेलेजली जो था ये भी एक चालाक व्यक्ति था, इसके अंदर भी कूटनीतिक चाल जो थी वो बहुत ज्यादा भरी हुई थी। ये एक पॉलिसी लेकर आया, उस पॉलिसी को नाम दिया इसने सहायक संधि की पॉलिसी। अब देखिए, सहायक संधि में क्या होता था कि भारत में अगर कोई राज्य है, उस राज्य को क्या करना होती थी, अपने यहां पर एक सहायक सेना रखनी होती थी। अगर कोई भी सहायक संधि स्वीकार करेगा तो उसको एक सहायक सेना, किसकी सहायक सेना, ब्रिटिश की सेना को अपने यहां पर रखना पड़ेगा। उसको पालने का काम, खिलाने का काम वो व्यक्ति रखेगा, वो राज्य करेगा जिसके यहां पर ये सेना की गई है। और ये सेना कहीं ना कहीं प्रॉमिस करती थी कि दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से आपकी रक्षा हम करेंगे। तो ब्रिटिश सेना की तरफ से संबंधित राज्य की रक्षा की गारंटी दी जाती थी और साथ साथ ये कहा जाता था कि उस राज्य के इंटरनल मामलों में ये सेना कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन हकीकत तो ये थी कि ये अंग्रेजों की चाल थी उस राज्य को हड़पने की। क्यों? क्योंकि सहायक संधि जो भी राज्य स्वीकार कर लेगा, उस राज्य की रक्षा के लिए या सेना संबंधी निर्भरता हो जाएगी। सेना संबंधी निर्भरता किस पर हो जाएगी? अंग्रेजों के ऊपर। मतलब उसको युद्ध लड़ना होगा तो वो अंग्रेजों की सेना का मुंह देखेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद की सेना को तो मेंटेन करता ही नहीं है। जब तुम्हारे लिए कोई दूसरी सेना रक्षा के लिए है तो उसकी खुद की सेना खत्म हो जाती है पर्सनल, अंग्रेजों की सेना पर उसकी निर्भरता हो जाती है। और जिस दिन अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि ये गड़बड़ कर रहा है या इस पर नियंत्रण कर लेना चाहिए, तो वो सेना उसी राजा को मारकर वहां पर अपना कब्जा कर लेती थी। तो एक प्रकार से संबंधित राज्य की सेना को खत्म करवाकर उस पर, उसकी निर्भरता अपनी सेना पर ब्रिटिश सरकार ने करवाकर उस राज्य पर अपना कब्जा कर लेना कहीं ना कहीं टारगेट होता था। ऐसे कई सारे राज्यों को वेलेजली ने अपनी सहायक संधि के तहत अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। इसमें जो पहला राज्य मिलाया था वह हैदराबाद का था दोस्तों। हैदराबाद जो है दोस्तों दक्षिण में एक इंपॉर्टेंट जगह रही। और अगर हम बात करें दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर हैदराबाद की जो स्थापना है वो आसफ जाही वंश के शासकों ने की थी। किसने की थी? आसफ जाही वंश के शासकों ने। आसफ जहा जो था दोस्तों यहाँ का राजा था। और यह भी याद रखिएगा कि आसफ जहा का जो वास्तविक नाम है वो है चिंगक्लिज खां।
ये चिंगकिलिज खां जो है दोस्तों इसका वास्तविक नाम था, जिसको आप बोल सकते हैं निजाम उल मुल्क। इसने उपाधि ले ली थी निजाम उल मुल्क की। तो चिंगकिलिज खां या निजाम उल मुल्क जो है इसको मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह था, रंगीला ने उपाधि दी थी, एक काय की उपाधि दी थी, आसफ जाह की उपाधि दी थी। अब आसफ जाह की उपाधि रंगीला ने दी किसको, निजाम को। और इस आसफ जाही निजाम ने क्या किया, हैदराबाद में आसफ जाही वंश की स्थापना करके हैदराबाद के एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर लगभग 1724 के आसपास स्थापना की। अब ये हैदराबाद स्थापित हो गया स्वतंत्र राज्य के तौर पर। कहीं ना कहीं ये था कि पूरी तरीके से स्वतंत्र ये नहीं थे, ये मुगल बादशाह को नजराना प्रारंभ में भेजते रहते थे। मोहम्मद शाह रंगीला ऐसा मुगल बादशाह था जिसके समय से मुगल साम्राज्य जो एक बड़ा साम्राज्य था वो टूट टूट कर अलग होता गया था। तो 1724 में ऐसे ही निजाम ने आसफ जाही वंश की स्थापना की थी, कहां, हैदराबाद में। और ये वंश भारत में लंबे समय तक रहता है। निजाम का जो शासन है दोस्तों वो हमारे देश में आजादी तक, हम बात करें 1947 में जब देश आजाद होता है तब तक दिखाई पड़ता है। 1947 तक दिखाई पड़ता है का मतलब ये कि जब हमारे देश में आजादी हुई दोस्तों, तो आजादी के बाद हम बात करें तो जो निजाम था वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और ऐसे में हमें जरूरी था कि ये भारत के लगभग बीच में एक सेंटर में स्थित क्षेत्र था यहां दक्षिण में, तो ऐसे में इसको हम पाकिस्तान को नहीं दे सकते थे, हमारे लिए गड़बड़ हो जाती थी। तो यहां पर हमने सैनिक कार्यवाही करके, सैनिक कार्यवाही के माध्यम से इस पूरे के पूरे क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनाया था 1947 में। अगर हम बात करें 1947 की दोस्तों, तो उस्मान अली जो है वो 1947 में हैदराबाद का निजाम था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हैदराबाद जो है उसका अंतिम नवाब कौन था, तो उस्मान अली था। जब सैनिक कार्रवाई की गई हैदराबाद में तो उस्मान अली भागकर पाकिस्तान चला गया था और हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया था, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हैदराबाद भारत का हिस्सा भी बनता है। कि नवाब का शासन जो 1724 से शुरू हुआ वो 1947 तक भारत में किसी न किसी रूप में रहता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि प्रस्ताव को किसने सबसे पहले स्वीकार किया था, तो हैदराबाद ने ही स्वीकार किया था। हैदराबाद में इस समय हम देखें दोस्तों तो याद रखिएगा निजाम अली खां, जो निजाम था उसका नाम था अली खां। ये निजाम अली खां जो था दोस्तों वो 1762 से लेके 1802 तक हैदराबाद का निजाम होता है। तो हैदराबाद निजाम अली खां के समय ही 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के कहने पर सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य जो बना था वो हैदराबाद बना था। इसके बाद से हैदराबाद जो है वो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है और बाद में हैदराबाद की स्थिति का कर्नाटक युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने बड़ा भारी तरीके से प्रयोग किया। यहाँ के नवाबों को अपनी कठपुतली के तौर पर ये लोग नचाते रहे थे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये व्यवस्था यहां पर आपको देखने को मिली किसकी, हैदराबाद की। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था, तो ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड कर्जन था। दोस्तों यहां पर लॉर्ड कैनिंग का नाम आता है। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। ये बात है कब की, तो याद रखिए 1857 की क्रांति जो हुई, इससे आप शॉर्टली लॉर्ड कैनिंग को समझ सकते हैं। लॉर्ड कैनिंग इस समय भारत के गवर्नर जनरल के हैसियत से आया था। अब भारत के गवर्नर जनरल की हैसियत से लॉर्ड कैनिंग आता है और इसके समय अगर हम बात करें 1857 की क्रांति से पहले भी इसने काम किया और इसके बाद भी स्थिति देखते हैं। तो 1857 के पहले की हम बात करें तो 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था, इस समय आपको लॉर्ड कैनिंग की इंपॉर्टेंट भूमिका दिखाई पड़ती है। विधवा पुनर्विवाह जो है दोस्तों वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के भरसक प्रयासों का परिणाम हमें देखने को मिला, जिन्होंने सोम प्रकाश नामक ग्रंथ जो है, पुस्तक जो उसकी रचना भी की थी। तो विधवा पुनर्विवाह जैसे अधिनियम हमें इसके समय देखने को मिलते हैं। जब लॉर्ड कैनिंग भारत में गवर्नर जनरल था उस समय 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद 1858 का भारत शासन एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम आया। इस अधिनियम की जो बोल सकते हैं कि घोषणा है वो यहां पर महारानी कौन थी, विक्टोरिया थी। तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई और उस घोषणा को पढ़ा गया कहां, इलाहाबाद में।
इलाहाबाद में उस घोषणा पत्र को पढ़ा गया किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा। अब कैनिंग ने जब 1858 के शासन अधिनियम का घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया का जब पढ़ा तो उसके तहत यह क्लियर हुआ कि भारत से कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब भारत से कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, ये गवर्नर जनरल को बना दिया गया वायसराय। और इस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो था उसी को 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का वायसराय बना दिया गया था और उसकी व्यवस्था में बदला गया था। तब जाकर आप कहते हैं कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो याद रखेंगे वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर एक फैक्ट हम लोग यहां ध्यान ले लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करें शासन में तो बंगाल का गवर्नर बनता है पहले। ये बंगाल का गवर्नर बना कौन? लॉर्ड क्लाइव, ये पहला बना। अगर बंगाल का हम अंतिम गवर्नर देखें तो अंतिम कौन था? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स था, ये बनता है। अब बंगाल के गवर्नर की व्यवस्था से आप आ गए बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल की जब व्यवस्था की बात करूंगा दोस्तों तो ये कब आता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो बंगाल के गवर्नर जनरल की व्यवस्था की बात करूंगा तो यहां पर प्रथम कौन था दोस्तों? वॉरेन हेस्टिंग्स ही था। ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो था वो बंगाल के गवर्नर की हैसियत से आया था और इसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया पहला। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग्स था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वॉरेन हेस्टिंग्स था। अब ये गवर्नर जनरल की व्यवस्था जो रही वो चलती रही दोस्तों लगभग 1833 तक। 1833 में मैं बात करता हूं, 1833 में आता है चार्टर अधिनियम। अब ये चार्टर एक्ट आया, इसके माध्यम से क्या बदलाव किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है ये अब बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा? ये भारत का गवर्नर जनरल। अब ये भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो भारत का गवर्नर जनरल किससे बदला है? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल में बना दिया, क्योंकि यह व्यवस्था बड़ी हो चुकी थी भारत में साम्राज्य की। तो यहां पर भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया जाता है। अब ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये आया था किस उद्देश्य, किस हैसियत से? तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल की हैसियत से आया था बेंटिक। तो बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को ही 1833 के एक्ट के माध्यम से भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन हो गया? बेंटिक हो गया। लेकिन यहां पर जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया तो इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल था इसको बना दिया गया वायसराय। और किसको बनाया गया? पहला वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। आप समझिएगा कि लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बनाया गया, लेकिन इस पद में हम लोग क्या कर रहे हैं? गवर्नर जनरल वायसराय कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आएगा तो इस वायसराय को दोबारा से गवर्नर जनरल कह दिया जाएगा। तो हम लॉर्ड कैनिंग को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल नहीं कहते बल्कि पहला वायसराय कह सकते हैं। अंतिम गवर्नर जनरल की अगर मैं बात करूंगा तो स्थिति बदल जाएगी। अंतिम गवर्नर जनरल की स्थिति अगर हम देखेंगे भारत में तो कहानी बदलती है। कहानी क्या? इसमें हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अंग्रेज कौन है और अंतिम कौन है। तो अंतिम गवर्नर जनरल भारत तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी जो थे ये भारत में अंतिम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद खत्म करके 24 जनवरी 1950 को बना दिया गया राष्ट्रपति का पद और भारत के पहले राष्ट्रपति हो गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहां पर गवर्नर जनरल में अंग्रेज की बात करें कि अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन। माउंटबेटन जो था वो भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये राजगोपालाचारी थे, प्रथम भारतीय व्यक्ति जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। अच्छा, आजादी के समय अगर हम बात करें, आजादी के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो आजादी के समय भारत में गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। आजादी के बाद
आजादी के बाद प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, मतलब आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी माउंटबेटन था। तो ये सारे तथ्यों को लिख लीजिएगा, एग्जाम में ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। ये बंगाल के गवर्नर से लेकर सी राजगोपालाचारी तक की पूरी व्यवस्था को मैंने बता दिया है। आजादी के पहले, आजादी के बाद, प्रथम भारतीय, अंतिम अंग्रेज, सारी चीजें तथ्यों को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में यहां से कुछ भी पूछे तो आपका उत्तर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? याद रखिए, संधि की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, और यह हुई थी 1792 में। अब समझना है कि मैसूर जो है दोस्तों, ये भारत में पहले विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अगर मैं मैसूर की बात करूं तो मैसूर जो है वो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यहां पर एक समय तक आपको वाडियार राजवंश का शासन देखने को मिलता है। वाडियार राजवंश का शासन देखने को मिला, और बाद में हम बात करें तो लगभग 1799 तक जो मैसूर है वो स्वतंत्र तौर पर रहता है, और 1799 के बाद ये अंग्रेजों के पास चला जाता है, ठीक है। अब ये मैसूर जहां पर एक बड़े बड़े राजवंश रहे, एक समय तक विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत रहा, लेकिन विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हो गया 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद, तो फिर इसकी स्थिति हम लोगों को स्वतंत्र राज्य के तौर पर दिखाई पड़ती है, जहां पर कई इंपॉर्टेंट शासक हुए। बाद में ये कहीं ना कहीं हैदर अली के अंतर्गत आ जाता है। अब हैदर अली जो है दोस्तों, वो याद रखिएगा कि वो एक साधारण सैनिक के तौर पर जो मैसूर के राजवंश थे उनका हिस्सा था। साधारण सैनिक के तौर पर हैदर अली आता है, और कहीं ना कहीं जो नंदराज जैसे राजा थे इस समय पर, जो चिक्का कृष्णराज को हटाकर राजा बने थे, मैसूर की गद्दी पर बैठे थे, उन नंदराज जैसे राजाओं को हराकर हैदर अली ने लगभग 1761 में मैसूर में अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। हालांकि मैसूर में हैदर अली जो है वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय से ही कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक अलग व्यवस्था देखने को मिली, लेकिन 1761 में हम बोल सकते हैं कि मैसूर के स्वतंत्र राज्य के तौर पर हैदर ने स्थापना की। मैसूर में जो एक अच्छा सिस्टम जो हो सकता है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का हो, बेहतर तरीके की चीजें जो स्थापित करना हो, फ्रांसीसी आधार पर सेना को तैयार करना हो, डिंडीगुल में लगभग 1755 में आधुनिक शस्त्रागार बनाने की बात हो, ये सारे काम हैदर अली ने करवाया। क्योंकि हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन कुशल रणनीतिज्ञ था, अच्छा सेना नायक था, वीरता के गुण उसमें अंदर बहुत थे। तो हैदर अली ने अपने बिल्कुल बोल सकते हैं कि आधार पर 1761 के आसपास स्वतंत्र रूप से मैसूर में अपना शासन स्थापित किया। लेकिन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है मैसूर की संपन्नता में एक कहीं ना कहीं रोग। वो मैसूर जब संपन्न हुआ तो किसके हाथों में नजरों में आ गया? अंग्रेजों की। और अंग्रेजों के साथ मैसूर के होते हैं 4 युद्ध। मैसूर के जो 4 युद्ध होते हैं, इन 4 युद्धों को हम बोलते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। और चारों आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो 2 आंग्ल मैसूर युद्ध में आपको हैदर अली जो है वो दिखाई पड़ेगा, और बाद के 2 आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा दिखाई पड़ता है। उसके बारे में भी हम आगे जैसे प्रश्न आएगा तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए कितने 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। इसमें दोस्तों जो पहला था वो 1767 से 1769 तक होता है, और ये जो युद्ध होता है दोस्तों, ये मद्रास की संधि से खत्म होता है। मद्रास की संधि होती है 1769 में, और इस मद्रास की संधि से ये युद्ध खत्म होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध पहला, जो कहीं ना कहीं हैदर अली के पक्ष में होता है। अंग्रेजों के विपक्ष में संधि होती है, अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ती है, अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ता है। दूसरे युद्ध की बात करूं दोस्तों तो वो होता है 1780 से 1784 तक, और इस युद्ध में होती है मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि से युद्ध समाप्त होता है। इस युद्ध में भी आपको कहीं ना कहीं मैसूर के हैदर अली भारी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन क्या एक बीमारी के चलते 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो उनका बेटा है टीपू सुल्तान, ये इस युद्ध का नेतृत्व करता है। अंत में मंगलौर की संधि से युद्ध समाप्त होता है, दोनों एक दूसरे के कैद किए लोगों को छोड़ देते हैं, और उस प्रकार से एक संधि होकर व्यवस्था संपन्न हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहां पर भी मैसूर का पक्ष भारी पड़ता है। लेकिन 1790 से लेकर 1792 तक होता है
तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ दोस्तों, इस समय आपको कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और दूसरे के समय पर आपको कौन दिखता है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कहीं ना कहीं मैसूर का पलड़ा भारी रहा, अंग्रेजों को झुक के संधि करनी पड़ी। लेकिन जब कॉर्नवालिस भारत में बोल सकते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर काम कर रहा था, तो कॉर्नवालिस जो था इसका समय होता तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू जो है उसको श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू के लिए एक अपमानजनक संधि थी, क्योंकि इसमें टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया था और उसके पुत्रों को भी अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था कॉर्नवालिस ने। तो ये श्रीरंगपट्टनम की संधि थी जो टीपू के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक थी। और कहीं ना कहीं श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, उसके बाद टीपू उस अपमान को भूल नहीं पाया और उसने अपने संघर्ष को जारी रखा। और होता है 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। जो चौथा संघर्ष हुआ दोस्तों, उस संघर्ष में टीपू सुल्तान जो होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। यहां पर वेलेजली जो होता है वो अंग्रेज गवर्नर जनरल होता है, और वेलेजली के समय 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, युद्ध में मारा जाता है टीपू। और उसके बाद मैसूर के राज्य को अंग्रेज हड़प लेते हैं। मतलब 1799 में जो राज्य है आपका मैसूर का, वो किसके कब्जे में आ जाता है, वो अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। और यहां से फिर आपको अलग व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यहां पर हम लोगों ने चारों आंग्ल मैसूर युद्ध की बात की, हैदर अली की बात की कि उसने किस प्रकार से मैसूर की एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापना की थी। लेकिन अगर हम टीपू की बात करें दोस्तों, तो टीपू जो है उसे मैसूर के शेर के नाम से जानते हैं। बड़ी बहादुरी के साथ टीपू अंग्रेजों का सामना करता है। टीपू का एक कथन भी था कि 100 दिन गीदड़ के भांति जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर के भांति जिया जाए। और कहीं ना किसी प्रकार से वीरता के साथ टीपू लड़ता था। टीपू और हैदर अली की सबसे बड़ी विशेषता दोस्तों ये थी कि उन्होंने फ्रांस के साथ अपने संबंधों को बहुत ज्यादा बेहतर समझा। फ्रांस के सहायता से अपने यहाँ पर आधुनिक हथियार अस्त्र शस्त्रों को यहाँ रखा। और कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान तो एक कदम आगे बढ़कर रहा। टीपू सुल्तान ने फ्रांस, मिस्र आदि देशों में अपने राजदूत भेजे और उनसे अपना संबंध अच्छा किया। इनकी सेना जो थी वो यूरोपीय पद्धति के आधार पर फ्रांसीसियों के सहयोग से तैयार की गई एक बेहतर सेना थी। टीपू सुल्तान जो था दोस्तों, वो याद रखिएगा कि हैदर अली ने अपना खुद अनपढ़ होते हुए टीपू को अच्छी एजुकेशन दी थी। अरबी, फारसी जैसी कई भाषाओं का ज्ञाता था टीपू। अरबी भाषा में कैलेंडर जो है उसको टीपू ने शुरू करवाया था। जब दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ जो है यहाँ पर शारदा देवी का मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, तो उसको सुधारने के लिए टीपू ने पैसा भी दिया था। और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था टीपू ने। टीपू ने जेकोबियन क्लब की सदस्यता भी ली थी, जो फ्रांस का एक बहुत महत्वपूर्ण क्लब माना गया था। वो टीपू सुल्तान था दोस्तों जिसके समय पर भारत में पहले रॉकेट प्रणाली का यूज किया गया था। ऐसा श्री भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का भी कहना था कि भारत में रॉकेट सिस्टम का पहला प्रयोग टीपू सुल्तान के समय किया गया था। आधुनिक तौर पर अस्त्र शस्त्रों का विकास भी टीपू सुल्तान के समय किया गया था। तो इतने सारे काम जो थे वो टीपू सुल्तान के समय होते हैं, जो कि 1799 में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारा गया था। ध्यान रखना है। और इसे हम मैसूर के शेर के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य क्षय या हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं दोस्तों, किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी की व्यवस्था थी। जिस प्रकार से दोस्तों सहायक संधि का काम रहा, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली लेकर आया। कौन लाया? वेलेजली लेकर आया। और उसने कई क्षेत्रों के भारतीय जो राज्य थे उनको अपने अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया सहायक संधि के झांसे में फंसाकर। तो साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से पहले सहायक संधि काम कर रही थी, वैसे ही बाद में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जो है वो इसका काम कर रही थी। लॉर्ड डलहौजी ने सीधे सीधे किया कि भारतीय पूरे राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो प्रांत ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा स्थापित किए गए, तो उनको इसकी पूरी स्थिति के तहत अंतर्गत माना गया कि आपको मानना ही पड़ेगी चीजों को। कुछ राज्य ऐसे थे जो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से स्थापित किए गए थे, वहां पर भी हड़प नीति के सिद्धांत पूरी तरीके से लागू हो रहे थे। और तीसरे प्रकार के जो राज्य थे उनमें ब्रिटिशर्स कोई हस्तक्षेप नहीं था, तो उनको इसमें से अलग रखा गया था। अब पहले 2 राज्य जो थे जो ब्रिटिश के द्वारा स्थापित किए गए थे और ब्रिटिश की सहायता से स्थापित किए गए थे, वहां पर यह प्रावधान देखने को मिलता है कि अगर आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं बनता
तो ऐसे कंडीशन में आपके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा बना लिया जाएगा, ये ऐसा कहा गया। लेकिन जनरली जो स्वतंत्र राज्य थे उनको भी बाद में इस पॉलिसी के तहत हड़पा जाने लगा था। तो यहां पर देखिए कि हड़प नीति के तहत क्या कहा गया कि अगर किसी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है तो उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, और अगर आप उत्तराधिकारी गोद लेकर बनाते हैं तो उसके पहले आपको अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर हड़प नीति के तहत डलहौजी ने की। लेकिन यहां पर डलहौजी ने ये जो नीति थी वो पूरी तरीके से भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए की थी, जिसके तहत डलहौजी ने भारत के कई सारे राज्यों को हड़पा। जिसमें सबसे पहले हम बात करें दोस्तों तो सतारा आता है। सतारा को 1848 में इन्होंने हड़प लिया था इस नीति के तहत। उसके बाद हम बात करें दोस्तों तो जैतपुर आता है। जैतपुर के साथ संभलपुर आता है। तो जैतपुर और संभलपुर जो रहे इनको 1849 में हड़प नीति के तहत डलहौजी हड़प गया था। इसके बाद हम बघाट की बात करें दोस्तों तो ये आता है जो 1850 में हड़प लिया गया था। इसके बाद हम उदयपुर की बात करें दोस्तों तो इसको हड़प लिया गया था 1852 के आसपास। इसके बाद हम बात करें झांसी तो झांसी को भी हड़प लिया गया था 1853 के आसपास। इसके अलावा नागपुर की बात करें दोस्तों तो उसको भी हड़प लिया गया था 1854 के आसपास। और अंत में हम बात करें दोस्तों तो अवध जो है इसको भी हड़प लिया गया 1856 पे। लेकिन अवध को किस आरोप में हड़पा गया यहां हम इन पर डिस्कस करेंगे आगे जाकर। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में शामिल हुई थी, तो हम उस पूरी व्यवस्था पर डिस्कस करेंगे आगे जाकर। लेकिन यहां देखिए कि अवध को 1856 में जब हड़पा तो याद रखिएगा कि इसको कुशासन के आरोप में हड़पा था कि जो अवध के जो नवाब हैं वो ठीक से शासन नहीं चला पा रहे, तो कुशासन के आरोप में अवध को हड़प लिया था इन्होंने 1856 में। और जब 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति में अवध के सैनिक प्रमुख तौर पर हिस्सा लेते हैं। क्यों लेते हैं अवध के सैनिक प्रमुख तौर पर हिस्सा? क्योंकि अवध की जनता को सीधे सीधे लगता था कि अंग्रेजों ने हमारे साथ गलत किया है, और कहीं ना कहीं यह भी कहा गया कि अंग्रेजों ने अगर हमारे साथ गलत किया है तो इस क्रांति में हम अंग्रेजों को पूरी तरीके से क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो अंग्रेजों को निस्ते नाबूद करने के लिए जो 1857 की क्रांति थी उस पर बढ़ चढ़कर बड़े पैमाने पर अवध के सैनिकों ने हिस्सा लिया। अब चूंकि अवध के सैनिक इतने बड़े पैमाने पर इस क्रांति में जुड़ गए थे कि 1857 की क्रांति को अवध की क्रांति भी कहा जाने लगा था, ये ध्यान रखना है। तो ये डलहौजी की हड़प नीति थी जिसके तहत उसने पूरे भारतीय क्षेत्रों को 3 भागों में बांट दिया और उत्तराधिकार के नियम तय कर दिए गए, और बाद में भारत के राज्यों को अवैध तरीके से गलत तरीके से हड़पना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ध्यान रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जी थे जो सिखों के अंतिम गुरु माने गए, और इन्होंने कई रचनाएं की जिनमें फारसी में इन्होंने जफरनामा की रचना भी की थी। ठीक है, यहां पर गुरु हरिराय की बात करें दोस्तों तो गुरु हरिराय जो थे वो 7वें गुरु थे। ठीक है, गुरु हरकिशन की बात करें तो ये 8वें गुरु थे। गुरु गोविंद जी की बात करें तो ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी की बात करें दोस्तों तो ये 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी जो थे दोस्तों ये गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे, और औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम कबूल न करने के कारण बोल सकते हैं कि इनकी हत्या करवा दी थी। और जैसे गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो अगले गुरु बनते हैं, 10वें और अंतिम गुरु बनते हैं सिख धर्म में। इन्होंने क्या किया, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या में कहीं न कहीं औरंगजेब ने धर्मांतरण के मुद्दे को यहाँ पर इंपॉर्टेंट माना था और उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे, उन्होंने नहीं किया तो उनको मार दिया। तो इस सभी घटनाओं के चलते गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है वो सिख धर्म के जो लोग थे इनको कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि एक बोल सकते हैं सेना के तौर पर गठित करने का काम शुरू कर दिया, और इसके लिए उन्होंने शुरू किया खालसा पंथ। 1699 में वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी, और फिर लंबे समय तक कई सारे युद्धों में बोल सकते हैं कि जो मुस्लिम सेना रही है उनके साथ ये लड़ते रहे थे। बाद में हम देखते हैं कि जब बहादुर शाह प्रथम जो है वो सुल्तान बनता है तो कहीं ना कहीं 1707 में तो गुरु गोविंद सिंह जी को 7000 का मनसब जो है वो प्रदान किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में और चीजें देखें दोस्तों तो याद रखिए कि ये अंतिम गुरु थे, और इसके बाद इन्होंने क्या किया कि गुरु के पद को समाप्त करके जो गुरु ग्रंथ साहिब है दोस्तों उसको इस रूप में स्थापित कर दिया, तो अब उनको ही गुरु के तौर पर माना जाता है। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिए कि गुरु हरिराय जो है दोस्तों इनके पुत्र थे हरकिशन जी, लेकिन गुरु हरिराय के बड़े पुत्र थे जिनका नाम था राम राय। जो राम राय जी थे ना, इन्होंने
कुछ ऐसे कर्म कर दिए थे जो सिख धर्म की मर्यादा के खिलाफ थे। रामराय जी जो थे वो बड़े बेटे थे और हरकिशन जी जो थे वो रामराय से छोटे बेटे थे। तो इन्होंने कुछ ऐसा कर्म कर दिया था जो सिख धर्म की मर्यादा के खिलाफ था। तो गुरु हरिराय जी के बाद उत्तराधिकारी रामराय को नहीं बनाया गया बल्कि गुरु हरकिशन जी को बनाया गया। और जब इनको उत्तराधिकारी बनाया गया था तो इनकी उम्र बहुत कम थी, मतलब बहुत कम उम्र में, लगभग बोलते हैं 5 वर्ष के आसपास इनकी उम्र थी जब इनको गुरु के पद पर स्थापित किया गया था। लेकिन बाद में इन्होंने बखूबी इस पूरे पद को निभाया था और इनकी मृत्यु चेचक रोग से हुई थी। ध्यान रखिएगा, चेचक रोग से किस गुरु जी की मृत्यु हुई थी? तो गुरु हरकिशन जी की हुई थी। जब हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि इनका जन्म होता है 1666 में। कहां होता है? पटना में। मृत्यु होती है 1708 में। कहां होती है? नांदेड़ में। नांदेड़ कहां है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। तो याद रखिएगा नांदेड़ साहिब महाराष्ट्र में है। गुरु गोविंद सिंह जी की यहीं पर मृत्यु हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को 5 ककार धारण करने को कहा, जिसमें केश, कच्छा, कर्माण, कटार, है ना, इन सभी चीजों को धारण करने का अनिवार्य करवाया। सिख धर्म के लोगों को अपने नाम के साथ सिंह जोड़ने की जो परंपरा थी वो भी गुरु गोविंद सिंह जी ने शुरू की थी। गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम रूप से संकलन किया, उसमें अपने पिता की वाणी जोड़कर इस पूरी व्यवस्था को संपन्न करने का काम भी किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर था और हम माता जी की बात करें तो माता गुजरी जी भी थी, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर कौन था? दोस्तों इस प्रश्न के हिसाब से हम जाएं तो डाक व्यवस्था शुरू करने वाला भारत में डलहौजी था। क्यों? क्योंकि भारत में डलहौजी के समय पर ही पहली बार डाक टिकट और ये सब चीजें जारी की गई थी। डाक विभाग भी स्वतंत्र तौर पर इसी समय बनाया गया। इसको बहुत इंपॉर्टेंट कदम बोला गया क्योंकि यहां पर आपको पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1854 में दिखाई पड़ता, जो इस व्यवस्था में मील का पत्थर था। तो इस पूरी व्यवस्था को अखिल भारतीय स्तर पर, किस स्तर पर? अखिल भारतीय स्तर पर सुचारू रूप से चलाने का जो निर्णय था, सुचारू रूप से जो प्रारंभ किया गया है वो डलहौजी के समय किया गया है। इसलिए हम भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल के नाम पे डलहौजी का नाम लेते हैं। और इसी के समय दोस्तों रेल सिस्टम भी भारत में आया था। 34 किलोमीटर लंबी रेल मुंबई ठाणे के बीच में चलाई गई थी, वो इसी समय चलाई गई थी। लेकिन भारत में डाक व्यवस्था का इतिहास इससे बहुत पुराना है। अगर हम सबसे पहले देखें दोस्तों तो 1766 में जब क्लाइव 1766 में जब क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, कहां का गवर्नर था? क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, तब भारत में डाक व्यवस्था शुरू हुई थी। भारत में डाक व्यवस्था का प्रारंभ पहली बार कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1766 में जब क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, उस समय बंगाल में डाक व्यवस्था आ चुकी थी। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि कौन आता है? वॉरेन हेस्टिंग्स आता है। जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल में गवर्नर की हैसियत से आता है और इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना देते हैं, तो ये कलकत्ता में, कहां पर? कलकत्ता में जीपीओ की स्थापना करते हैं। तो कलकत्ता में जीपीओ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में जीपीओ की स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा कि मद्रास जनरल पोस्ट ऑफिस एक्ट, मद्रास जनरल पोस्ट ऑफिस जो है वो स्थापित किया गया। इसके अलावा 1786 में आपको बंबई में पोस्ट ऑफिस स्थापित होते दिखता है। इसके अलावा 1793 में भी आपको यहां पर पोस्ट ऑफिस की व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो मद्रास में, बंबई में, कलकत्ता में पोस्ट ऑफिस खोले जाने लगे थे। इसके अलावा भारतीय डाकघर अधिनियम जो है वो 1837 में दिखाई पड़ता है। भारतीय डाकघर अधिनियम कब आया? 1837 में आया। और इसके माध्यम से कि कलकत्ता में, बंगाल में, मद्रास में एक एक करके डाक व्यवस्था को सुचारू करने का प्रयास किया गया। मतलब 1766 में क्लाइव के समय पहली बार काम किया गया, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता में जीपीओ बनाया, फिर मद्रास में पोस्ट ऑफिस खोला, बंबई में पोस्ट ऑफिस खोला, और अंत में जब भारतीय डाकघर अधिनियम 1837 में आया, उसके बाद बंगाल, मद्रास और बंबई जो प्रेसिडेंसी, इसमें डाक व्यवस्था को सुचारू किया गया। इन सभी चीजों के बाद अखिल भारतीय स्तर पर जब डाक व्यवस्था की बात आती है तो 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो सुचारू रूप से डलहौजी के समय किया गया था। इसलिए हमने सुव्यवस्थित अखिल भारतीय स्तर की जो डाक सेवा है, यहां पर भारत है ना,
तो अखिल भारतीय स्तर की डाक सेवा जो है उसका प्रारंभ की व्यवस्था जो है वो हम डलहौजी के समय देखते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक जी की जीवनी लिखी थी? तो याद रखिए गुरु अर्जुन देव जी ने। गुरु अर्जुन देव जी जो थे वो सिखों में दोस्तों 5वें गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें गुरु थे। और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जो है इसके संपादन का काम भी किया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब के संपादन का काम किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने शुरू किया था। ये 5वें गुरु थे और इस काम में इन्होंने कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि इनके भाई थे जिनका नाम था गुरदास। इनके भाई गुरदास की भी सहायता इन्होंने ली थी और इस गुरु ग्रंथ साहिब की व्यवस्था में शुरू के 5 गुरुओं की वाणी मौजूद थी। लगभग 1604 के आसपास ये संपादन का काम किया गया था। इसका अंतिम संकलन जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के समय किया गया था। उसके बाद गुरु की पद जब खत्म हो गया तो गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु की कहीं ना कहीं पदवी दे दी गई थी। गुरु अर्जुन देव जी के बारे में बोले दोस्तों तो ये जहांगीर के समय थे, जहांगीर और अकबर के समय थे। जहांगीर के समय हम देखें दोस्तों तो याद रखिएगा कि जहांगीर का जो बेटा है खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया था जहांगीर के खिलाफ। जब विद्रोह कर दिया लगभग 1606 के आसपास की बात है, तो उसे सहायता आशीर्वाद दिया गया गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। इससे जहांगीर रुष्ट हो गया और जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को मृत्युदंड, फांसी की सजा दे दी, जिसके बाद से सिखों और मुगलों के रिश्ते जो थे वो लगातार खटास में ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ जो है उसका प्रवर्तन किया था। जब गुरु तेग बहादुर जी की धर्मांतरण के चलते औरंगजेब के द्वारा हत्या कर दी गई थी, उसके बाद इन्होंने आनंदपुर साहिब जो है यहां पर खालसा पंथ की स्थापना की थी। याद रखिएगा ये सिखों का एक योद्धा के तौर पर परिवर्तित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका कर्तव्य था कि वो किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न में, अगर किसी भी प्रकार के धार्मिक उत्पीड़न में किसी निर्दोष को सजा दी जा रही है उसकी रक्षा की जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था प्लासी के युद्ध में। संगोले की संधि 1816 में किनके बीच संपन्न हुई थी दोस्तों? तो याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था। 1814 से लेकर 1816 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। नेपाल को कब्जे में करने का अंग्रेजों ने भारी भरसक प्रयास किया, लेकिन नेपाल एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हुआ, वो गुलाम नहीं हुआ। तो अंग्रेजों ने नेपाल के शाही राजवंश जो है उसको हटाकर पूरे नेपाल को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन जब कोशिश कामयाब नहीं हुई, युद्ध में पर्याप्त निर्णय नहीं मिला, तो सुगोलू की संधि 1816 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में होती है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी दोस्तों। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में एक तरफ वेलेजली की सेना है और दूसरी तरफ टीपू की सेना है। टीपू जो है वो यहाँ पर हार जाता है और टीपू के समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम हुए थे वो सब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे, याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 के आसपास ठगी प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 के आसपास ठगी प्रथा का अंत किया था। 1828 से लेकर 1835 के बीच में ये गवर्नर जनरल के तौर पर काम करता है। लॉर्ड बेंटिक भारत में आता है तो वो बंगाल के गवर्नर जनरल की हैसियत से आता है। बंगाल के गवर्नर जनरल, तो बंगाल के गवर्नर जनरल की हैसियत से आता है। 1833 का एक्ट पास होता है और इसको बना दिया जाता है भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जिसके समय इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिया गया था दोस्तों 1829 में, वो था सती प्रथा को रोकने का अधिनियम। सती प्रथा रोकने का जो अधिनियम था 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों के बाद विलियम बेंटिक ने काम किया। दास प्रथा का जो अधिनियम था,
दास प्रथा का जो अधिनियम था दोस्तों वो पहले ही हो चुका था अंत, और लेकिन 1843 में एलन बरो जो है उसके समय इसका पूर्ण रूप से अंत हुआ था। लेकिन दास प्रथा को रोकने का अधिनियम भी बेंटिक के समय आ चुका था। और ठगी प्रथा को रोकने के लिए 1830 में बेंटिक ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसमें कर्नेल स्लीमेन जो था इनका इंपॉर्टेंट योगदान देखने को मिलता था। जनरली इस समय क्या था कि लोगों को ठगने की प्रथा जो थी वो ठग लोग बहुत ज्यादा करते थे किसी ना किसी प्रकार से, तो इसको लेकर कानूनी व्यवस्था जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक करता है। वोडियार के शासक थे, याद रखिएगा वोडियार जो है वो मैसूर के शासक थे। ये वंश जो है दोस्तों वो आपको पुराने समय से दिखाई पड़ता है, लगभग 1339 से लेकर 1423 तक। अब 1423 तक मैसूर में वोडियार राजवंश की पूरी व्यवस्था दिखाई पड़ती है। इस राजवंश की स्थापना यदुराया वोडियार के द्वारा की गई थी और यह साम्राज्य 1339 से 1423 तक चलता है। अब यहां पर देखिए कि ये कहीं ना कहीं 1423 के बाद हम देखते हैं तो ये पूरा का पूरा इलाका बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत चला जाता है मुस्लिमों के भीतर। बाद में ये जो पूरा इलाका होता है मैसूर क्षेत्र का, ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत चल रहा होता है। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद स्वतंत्र तौर पर ये चलता रहता है। उसके बाद टीपू सुल्तान हैदर अली जो है उनका शासन यहाँ दिखाई पड़ता है। 1799 में टीपू सुल्तान की जब मृत्यु हो जाती है चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध में, तो ये मैसूर का रियासत क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में चला जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। याद रखिए टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था 1750 में। कहां हुआ था? देवनाहाली जो है दोस्तों वो आज हम कर्नाटक के बेंगलुरु को बोलते हैं। टीपू सुल्तान का निधन 1799 में चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था। याद रखिए श्रीरंगपट्टनम जो है यहां पर इसकी समाधि बनी हुई टीपू सुल्तान की, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब ये टीपू सुल्तान जो है उसके बारे में बाकी फैक्ट बता चुके हैं, यहां पर आपने जन्म भी देख लिया है। राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। हैदर अली का बेटा था। दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु होगी 1782 में। उसके बाद ये मैसूर का सुल्तान बनता है, राजा बनता है। तो दूसरे आंग्लो मैसूर युद्ध जो है उसके अंत में टीपू सुल्तान नेतृत्व कर रहा था। तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान नेतृत्व कर रहा था और चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध में भी टीपू सुल्तान नेतृत्व करता आपको दिखाई पड़ता है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। इसके बारे में मैंने पहले आपको डिटेल में बताया कौन कब क्या था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? याद रखिएगा मराठों ने किया था। मराठे जो थे वो भारत में मुगलों के रियल उत्तराधिकारी माने जाने लगे थे, इतना शक्तिशाली पूरी व्यवस्था थी। लेकिन 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास की दिशा बदल गई। मराठा जैसी जो भविष्य मानी जा रही थी भारत की शक्ति वो पतन की ओर अग्रसर हुई और निर्णय हो गया कि अब अंग्रेजों के अधीन भारत आ जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण का रास्ता खुल गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था दोस्तों? याद रखिएगा भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना चाहती थी। ब्रिटिश सत्ता ने लॉर्ड मैकाले मिनट 1835 में पास किया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली जो है उसको भारत में लागू किया, जिसके उद्देश्य कई सारे थे। एक तो ये कि भारत में वो अपने तरीके का अपनी मानसिकता वाला एक ग्रुप तैयार करना चाहता था। दूसरी बात ये कि भारत में उनको क्लर्क और बाबुओं की जरूरत पड़ रही थी और भारतीय जो थे उनको अंग्रेजी आती नहीं थी तो उनको क्लर्क बाबू के पद पर बिठा नहीं सकते थे। और क्लर्क और बाबू के लिए आपको ब्रिटेन से जब लोग लाना पड़ते थे तो उनको ज्यादा सैलरी ज्यादा खर्चा देना पड़ता था। तो ऐसे क्रम में वो चाहते थे कि उनको फ्री में या कम तनख्वाह में काम करने वाले क्लर्क भारत में मिल जाए, तो ऐसे वर्ग को तैयार करना इनकी स्थिति थी। दूसरी बात था कि भारतीयों में अंग्रेजियत को भरना, उनकी मानसिकता को वैसा बनाना, मानसिक रूप से भारतीयों को अपना गुलाम बनाने के लिए कहीं ना कहीं भारत को अंग्रेजी शिक्षा देना जरूरी था। इसलिए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था भारत में अंग्रेजों ने की थी। तो इससे उनकी राजनीतिक सत्ता जो होती वो मजबूत होती, ये ध्यान रखना है। प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? तो वो था अवध। अवध जो है दोस्तों इसको 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने अपने साम्राज्य का हिस्सा बना, मतलब अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था हड़प नीति के तहत। जब मैं अवध की बात करता हूं दोस्तों तो 1722 याद रखिएगा, अवध को स्वतंत्र बोल सकते हैं राज्य के तौर पर स्थापित किया। अवध को स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापित किसने किया था? तो याद रखिएगा शहादत खां। शहादत खां जो है
इसने अवध को स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापित 1722 में किया था। ये वो समय था जब मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो मुगल सम्राट था और इसके समय अवध जो है उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया था। ये शहादत खां को आप बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। तो ये बुरहान उल मुल्क ही था जिसने अवध को एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापित किया था। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये यूपी का पूर्वी इलाका माना जाता है, ये संपन्न इलाका माना गया था, ये ध्यान रखना है। और जब हम अंतिम नवाब की बात करते हैं दोस्तों तो वो वाजिद अली शाह था। मतलब जब अवध को कुशासन के आरोप में अंग्रेजों ने हड़पा उस समय वाजिद अली शाह जो था वो अवध का नवाब था, ये भी ध्यान रखिएगा। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था दोस्तों? तो याद रखेंगे गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ को संकलित करने का काम किया था। ठीक है, चलिए। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? 1835 के मैकाले मिनट ने इसकी नींव रखी थी। इस समय हम बात करें भारत में गवर्नर जनरल के तौर पर लॉर्ड विलियम बेंटिक देखने को मिलता है। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लाने के लिए लॉर्ड मैकाले ने तैयार किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा कैसे कैसे लागू की जाएगी उसकी प्रारूप लॉर्ड मैकाले मिनट का था। और ये याद रखिएगा कि लॉर्ड मैकाले जो है वो काउंसिल ऑफ इंडिया में गवर्नर जनरल का भारत में पहला विधि सदस्य भी कोई था तो लॉर्ड मैकाले ही था, याद रखेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, सब अलग अलग क्षेत्रीय आधार पर सोचते थे, ये बहुत बड़ी स्थिति थी। आप पूरे भारत में एक होकर नहीं सोचते थे, आप बंगाल के लिए सोचते थे, आप मैसूर के लिए सोचते थे, आप अवध के लिए सोचते थे, आप कर्नाटक के लिए सोचते थे, आप हैदराबाद के लिए सोचते थे, लेकिन आप भारत के लिए नहीं सोचते थे। राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी जो कहीं ना कहीं कंपनी की सफलता का राज था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। भाई आधुनिक हथियार थे, जहां हम एक तरफ लाठी डंडों तलवारों से लड़ते थे, वो तोपों से लड़ते थे, वो बंदूकों से लड़ते थे। ये बहुत बड़ी कमी थी। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, ये भी क्षेत्रीयता की भावना में ओतप्रोत थे, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, इसलिए भारत में ब्रिटिश कंपनी राज कर पाई। लेकिन जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए उससे भारतीयों में एक जागरूकता पैदा हुई, राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती चली गई और 1857 की क्रांति आपको देखने को मिलती है। और उसके बाद भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन का भी प्रारंभ देखने को मिलता है। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रस्तावित किए गए थे? लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत के गवर्नर जनरल की हैसियत से आया। 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसे भारत का पहला वायसराय बनाया गया और इसी के समय आईपीसी 1861 में लाई गई थी, जिसके आधार पर भारत में कानून व्यवस्था चलती गई। लेकिन मजे की बात यह है कि हाल ही में भारतीय सरकार ने इसमें एक संशोधन का प्रस्ताव किया है और इस संशोधन के प्रस्ताव के तहत आईपीसी को पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। भारत में कानून जो अंग्रेजी काल के चले आ रहे हैं वो सब खत्म होकर भारतीय नई कानून संहिता नए प्रकार से तैयार की जा रही है, ये भी ध्यान रखेंगे। और कहीं ना कहीं इसी समय भारत में तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक हाई कोर्ट भी स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो वो लॉर्ड डलहौजी था, जिसने 1852 में पहली बार डाक टिकट जारी किया था। और भारत में डलहौजी को डाक व्यवस्था का जनक भी कहते हैं, रेल व्यवस्था का जनक भी कहते हैं। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है, जिसने 1829 में राजा राममोहन राय के भरसक प्रयासों के बाद सती प्रथा को खत्म करने वाला अधिनियम पास किया था और 1830 में ठगी प्रथा कर्नल स्लीमेन की सहायता से बंद की थी। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया? वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो बक्सर के युद्ध में एक तरफ आपको देखने को मिलता है शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, एक तरफ आपको देखने को मिलता मीर कासिम जो निष्कासित किया गया बंगाल का नवाब था, और एक तरफ देखने को मिलता है अवध का नवाब सुजाउद्दौला। तो इन सब ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जो त्रिगुट हुआ और त्रिगुट ने 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का सामना बक्सर नामक मैदान में किया था बिहार में। और यह हेक्टर मुनरो की सेना से तीनों की सेना हार गई और भारत का जो बंगाल का क्षेत्र है वो अंग्रेजों के अधीन आ गया। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। शाह आलम द्वितीय पेंशन पर निर्भर रहने लगा, जिसको ब्रिटिश की 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन प्राप्त हुई और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व के अधिकार, दीवानी अधिकार अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गए और यहां से भारत की गुलामी का पहला
स्टेप जो था वो रख दिया गया था। धीरे धीरे करके इन्होंने पूरे भारत को जीत लिया और हम गुलाम हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था? याद रखिएगा, उस समय अजीउद्दीन आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट था। ये ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय जो था वो बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट था। नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग किया था। जो व्यापारिक छूटें सम्राट फर्रुख शेर के समय से इनको दी गई, उन सभी व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग कर रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं लड़ाई होना संभव थी। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था। वे कौन थे? मोहनलाल थे, मीर बदान थे। मोहनलाल और मीर बदान जो है ये सिराजुद्दौला की एक सेना का नेतृत्व कर रहे थे, अच्छे सेनापति थे, ये कुशल तौर पर ईमानदारी के साथ लड़े थे। बाकी सारे के सारे जो लोग थे वो सिराज के अगेंस्ट थे, जिस वजह से सिराजुद्दौला की हार पहले से तय थी। युद्ध तो मात्र एक नाटक था जो कुछ ही मिनटों में, घंटों में खत्म हो गया था। काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद किए जाने के कारण मर गए थे, वो कहां घटी थी? वो कलकत्ता में घटी थी। कहानी कुछ ऐसी थी कि 1756 में जून के महीने में सिराजुद्दौला जो है उसने फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। फोर्ट विलियम पर क्या किया? आक्रमण किया। और ये आक्रमण क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों को चेताया गया था कि आप दुरुपयोग कर रहे हैं सुविधाओं का और ये सही नहीं। अंग्रेज ने बोला तुमको जो करना है कर लो, हम तो करेंगे। तब जाकर फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया गया सिराजुद्दौला के द्वारा। फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया तो यहां पर कैप्टन ड्रैग और हॉलवेल जो थे वो इंपॉर्टेंट बड़े अधिकारी थे, तो और इनकी पूरी सेना थी। तो कैप्टन ड्रैग प्लस कई सारे सैनिक जो थे ये तो यहां से भाग गए थे और भागकर इन्होंने क्या किया? मद्रास के पास में फुल्टा द्वीप पर शरण ले ली थी। यहां से इन्होंने मैसेज भेज दिया कि हमें सेना चाहिए, हमें भगा दिया गया है। हॉलवेल के साथ टोटल हम मिला लें सैनिकों को तो लगभग 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने पकड़ लिया। और कहा जाता है कि ये जो पकड़ा उन्हें एक बहुत छोटे से कमरे में 14 बाय 18 के कमरे में कैद कर लिया गया। और ये 20 जून 1756 को किया सिराज ने। 21 जून 1756 को जब दरवाजा खोला दोस्तों तो 123 लोग मारे गए थे, केवल 23 जिंदा बचे थे। और 23 जो जिंदा बचे थे इसमें हॉलवेल भी था, ये याद रखिएगा। तो ये जो घटना है इसे हम भारतीय इतिहास में काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जिसमें सिराजुद्दौला को ब्रिटिशर्स ने वैश्विक स्तर पर दोषी ठहराया था। और कहीं ना कहीं इस दोष के कारण ही जब प्लासी का युद्ध होता है उसको एक बोल सकते हैं कि नैतिक आधार प्रदान किया गया। बोला गया कि हमने प्लासी के युद्ध में सिराज पर आक्रमण इसलिए किया, क्यों? क्योंकि सिराज ने इस प्रकार की घटना की थी। तो उस अपनी कार्यवाही को सही ठहराने के लिए कहीं ना कहीं ये ब्लैक होल की व्यवस्था बताई जाती है। अब यहां पर हकीकत यह है कि हॉलवेल जो है उसने ही इस ब्लैक होल की घटना का वर्णन किया और किसी ने नहीं किया। दूसरी बात कि जो 146 कैद किए गए थे उनमें से जो 23 बचे उसमें हॉलवेल भी शामिल था, ये दूसरा इत्तेफाक है। एक तो इस घटना का वर्णन करने वाला हॉलवेल था, किसी और ने इसके बारे में बात नहीं की। 23 में से 22 ने कुछ बोला ही नहीं है, कोई खबर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति हॉलवेल अकेला इस घटना के बारे में बताता, ये कैसे संभव है? और जो 23 बचे उसमें तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि तुम भी बच गए थे। तो ये कहा जाता है कि हॉलवेल ने एक मनगढ़ंत जो है वो एक कहानी बनाई ताकि सिराज की इस कार्यवाही को वैश्विक स्तर पर गलत ठहराकर प्लासी के युद्ध में जो उन्होंने आक्रमण किया उसको सही ठहराया जा सके। तो नैतिक आधार प्रदान करने के लिए ब्लैक होल की घटना एक मनगढ़ंत घटना थी, ऐसा माना गया था, जो कि 20 जून 1756 में लोगों को बंद किया गया और 21 जून 1756 को घटित हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस घटना को हम भारतीय इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जानते हैं, जो कि इस समय हुई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था। यह कथन किस बंगला कवि ने कहा था? तो ये नवीन चंद्र सेन ने कहा था। किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को, द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य कहा था? तो के एम पर्णिकर ने कहा था।
सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों लगभग 1772 के आसपास आपको बंगाल के गवर्नर के तौर पर दिखाई पड़ता है और 1773 के एक्ट के तहत ये बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित होता है और बन जाता है कब? 1774 में। और 1785 में जब तक ये इस्तीफा नहीं देता तब तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल भी बना रहता है। जब ये भारत से जाता है तो भ्रष्टाचार के आरोप में इस भाई के ऊपर महाभियोग लग जाता है। और महाभियोग भी कौन लगाएगा? ब्रिटेन की संसद का एक सांसद। सोचिए, लेकिन वो जो बोल सकते हैं एडमंड बर्क ने महाभियोग लगाया था, वो महाभियोग बाद में रद्द हो जाता है। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो था इसने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो उसके बारे में बात की थी। ये नीति के बारे में बोला जाता है कि 1765 से लेकर 1813 तक चलती रही। एक्चुअल में क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य जब नया नया भारत में स्थापित होता है तो इनको डर रहता है कि कोई भी ऐसा ना हो कि भारतीय शक्ति आके हमको निस्त नाबूद करके चले जाए। इन्होंने कहा कि देखिए कि जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य है, इसके आसपास के जो राज्य हैं इनको एक मध्यस्थ के तौर पर इनके साथ संधि करके दोस्ती करके आगे बढ़ा। जिनको जीता जा सकता उनको जीतिए, लेकिन इनके आसपास के राज्यों के साथ अच्छे व्यवहार को बनाकर रखे जाएं ताकि हमारे लिए वो मददगार बन सके, ना कि हमारा विरोध कर पाए। तो भारत में कुछ राज्यों के साथ इन्होंने बेहतर व्यवस्था को स्थापित करके रखा ताकि कहीं ना कहीं वे हमारे पक्ष में रहे, ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा ना हो जो नवीन नवीन भारत में बना था। तो इसको बोला गया रिंग ऑफ फेंस। ठीक है, अब देखिए यहां पर जब वेलेजली की बात करते हैं तो यहां पर व्यवस्था बदल गई। वेलेजली से पहले हम जाते हैं तो क्या व्यवस्था चल रही है? व्यवस्था यह चल रही है कि भारत के आसपास मध्यस्थ राज्यों को स्थापित किया जाए ताकि ब्रिटिश साम्राज्य पर जब भी हमला हो तो वो उनकी सहायता कर लें। वेलेजली ने क्या कर दिया? वेलेजली ने जो राज्य हैं को ब्रिटिश सेना पर निर्भर कर दिया। किस पर से निर्भर कर दिया? ब्रिटिश सेना पर निर्भर कर दिया। कैसे निर्भर कर दिया? अपनी सहायक संधि के कारण। अपनी सहायक संधि के कारण, क्योंकि सहायक संधि जो स्वीकार करता था उसको एक ब्रिटिश रेजिमेंट अपने यहां पर रखनी पड़ती, इसका खर्चा भी वो राज्य उठाते थे। जब ये ब्रिटिश रेजिमेंट रखते थे तो बोलते थे कि ये तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। किसकी सुरक्षा करेंगे? भारतीय राज्य की। तो भारतीय राज्य की सुरक्षा के लिए जब अंग्रेजी सेना थी तो उन्होंने खुद की सेना खत्म कर ली। खुद की सेना जब खत्म हो गई तो ऐसे में वो सुरक्षा के लिए किस पर निर्भर हो गए? अंग्रेजों पर निर्भर हो गए। तो भारतीयों कि वो राज्य जो थे वो अंग्रेजों के विरुद्ध जा ही नहीं सकते थे। ये नीति जो है वो वेलेजली के समय से बदल गई थी। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खां को बनाया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? राजा शिताब राय को, याद रखिएगा। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटानुआ के युद्ध में हराया था वो कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा कि वो ब्रिटिश जनरल जिसने पोटानुआ के युद्ध में हैदर अली को हराया था वो सर आयर कूट था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे दोस्तों? तो महाराजा रणजीत सिंह के बाद हम बात करें तो दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जो है ये योग्य उत्तराधिकारी थोड़े दिखाई पड़ते हैं। उनके पहले हम बात करें खड़क सिंह उत्तराधिकारी बने महाराजा रणजीत सिंह के पहले, फिर शेर सिंह दिखाई पड़ते हैं, फिर नैनीहाल सिंह दिखाई पड़ते हैं। तीनों के तीनों अयोग्य थे, ध्यान रखेंगे। रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह, फिर शेर सिंह, फिर नैनीहाल सिंह बने। लेकिन यहां पर आपको दिलीप सिंह योग्य उत्तराधिकारी के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इनके समय कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि दिलीप सिंह जी की मृत्यु हुई, रणजीत सिंह जी की मृत्यु हुई। जब रणजीत सिंह जी की मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों की नजर जो थी वो सीधे सीधे पंजाब राज्य पर पड़ चुकी थी। इनके जीते जी जब उन्होंने ट्राई किया तो वो कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन जब रणजीत सिंह जी की मृत्यु हुई तो उन्होंने तुरंत आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में दिलीप सिंह जी जो उनको हराकर पूरी तरीके से पंजाब राज्य को 1849 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो अंग्रेजी साम्राज्य में पंजाब को कब मिलाया? 1849 में मिलाया था, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि ये युद्ध हुआ था आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें दिलीप सिंह की सेना हार गई थी। इसके बाद जो कोहिनूर हीरा था इनके पास वो महारानी विक्टोरिया ने ले लिया और उस कोहिनूर हीरे को बढ़िया आराम से सजा धजा कर लंदन भेज दिया गया था। 1849 के समय की बात है। हम यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की बात करें दोस्तों तो इनका जन्म हुआ था
1780 में, मृत्यु हुई थी 1839 में। महाराजा रणजीत सिंह जी जो दोस्तों, उनका संबंध है सुकरचकिया मिसल से, सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। सिख जो थे वो 12 अलग अलग मिसलों में भक्त थे। इसमें से जो सुकरचकिया मिसल थी उसमें रणजीत सिंह जी का जन्म हुआ था, वीर थे दोस्तों, और इन्होंने 1801 में महाराजा की उपाधि धारण की थी। कम उम्र ही राजा बने, अच्छे सेनापति थे, वीर योद्धा थे, अपने जीवन में कई सारे युद्ध लड़े थे, युद्ध हारे नहीं थे। और यह भी याद रखिएगा कि जो शाह सुजा है, शाह सुजा जो रहा, इसको कहा गया कि तुमको हम अफगान का जो क्षेत्र है, काबुल का जो क्षेत्र है वो दिलवाएंगे, और वो दिलवाएंगे इसके बदले में कोहिनूर हीरा जो था वो शाह सुजा से रणजीत सिंह ने प्राप्त किया था। तो कोहिनूर हीरा जिसे रानी विक्टोरिया ने अंत में ब्रिटेन भेज दिया था, वो कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह के पास था, और दिलीप सिंह जो थे वो रणजीत सिंह जी के ही बात के उत्तराधिकारी थे। और रणजीत सिंह के पास शाह सुजा जो मुगलों का व्यक्ति था उससे प्राप्त किया था रणजीत सिंह ने, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अंत में वो कोहिनूर हीरा जो है वो कहां पहुंच जाता है, ब्रिटेन पहुंच जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि रणजीत सिंह जी जो है, इनकी समाधि लाहौर में है, समाधि लाहौर में है, और इन्होंने भारत में सिख साम्राज्य की नींव रखी थी, जिसकी राजधानी भी लाहौर थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इनकी मृत्यु के बाद 1845 में लड़ाई शुरू हो गई थी सिखों की बड़े स्तर पर, किसके साथ, दिलीप सिंह के साथ, और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई, और लड़ाई का अंत हुआ दिलीप सिंह की हार के साथ, और बाद में 1849 में सिख साम्राज्य ब्रिटेन की उसका हिस्सा बन चुका था। अब ध्यान रखिए, रणजीत सिंह जी जो थे उनको चेचक की बीमारी के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, इसलिए आपने उनके एक पट्टी बंधी हुई देखी होगी हमेशा। इसके अलावा जो स्वर्ण मंदिर है दोस्तों, उस पर सोने चढ़ाने का काम जो है, मार्बल लगवाने का काम भी रणजीत सिंह जी ने ही करवाया था। निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है। याद रखिए, लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1818-19 में, जहां आपको कानपुर में पेशवा की व्यवस्था देखने को मिलती है। कानपुर के बिट्टूर में पेशवा को बिठा दिया जाता है। यहां से पेशवा का पद समाप्त होकर पेशवा जो होता है दोस्तों, वो कहां पर रह जाता है, अंग्रेजों का कठपुतली बनकर रह जाता है, कानपुर के बिट्ठूर में रहकर। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर तीसरा आंग्लो मराठा युद्ध होता है, ना कि दूसरा होता है। ठीक है, यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए जाना गया था, 1790 में पहली बार लेकर आए, और 1793 के बाद से उसको स्थायी बंदोबस्त बदल दिया। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि के तौर पर जाना गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो सती प्रथा अधिनियम के लिए जाना गया था। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी दोस्तों, तो याद रखिएगा कि मीर कासिम जब नवाब बना था बंगाल का, तो उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। राज को भी स्थानांतरित कर दिया था ताकि ब्रिटिशर्स की नजरों से बच के फ्रांसीसियों की सहायता से एक बेहतर सेना का गठन कर सके। डिंडीगुल नाम है दोस्तों, डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है, जहां पर आपको 1755 में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना देखने को मिलती है हैदर अली के माध्यम से। और डिंडीगुल का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये आज भी तालों से जुड़ा है। अच्छी गुणवत्ता की तिजोरी जो होती है वो यहां पर मिलती है। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल का गवर्नर जनरल था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स के माध्यम से एक एक्ट तैयार किया गया था जिसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया था। और ये कंपनी के शासन को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाने का एक प्रयास था। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो अधिनियम था ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनको देखना है और सही उत्तर चुनना है। पहला ऑप्शन है 1767 से लेकर 1769 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच में, पहला वाला। और ये जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था, इस समय आपको वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर दिखाई पड़ता है। इस युद्ध का अंत हुआ था दोस्तों सलबाई की संधि से, पुणे क्षेत्र में ये हुआ था। और मराठों के अंतर्गत कहीं ना कहीं उनके पक्ष में ये निर्णय रहता है। दूसरा ऑप्शन है 1790 से 1792 के बीच में तीसरा मैसूर युद्ध। ये सही है क्योंकि तीसरा मैसूर युद्ध इसी समय हुआ था। और 1792 में टीपू एवं अंग्रेजों के बीच में
टीपू और अंग्रेजों के बीच में जो संधि होती है वो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है, इसे युद्ध तो समाप्त हो जाता है, लेकिन ये टीपू के लिए अपमानजनक संधि रहती है, क्योंकि इस युद्ध के माध्यम से टीपू का आधा राज्य और उसके पुत्र जो थे वो कॉर्नवालिस अंग्रेजों के कब्जे में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस संधि से उभर पाना टीपू के लिए मुश्किल रहा, और इसी कारण से टीपू जब जलता रहा उस पश्चाताप की, उस गुस्से की आग में, तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है 1799 में, जिसमें टीपू की हार हो जाती है, टीपू की मृत्यु हो जाती है और मैसूर का पूरा साम्राज्य अंग्रेजों के अंतर्गत चला जाता है, जब गवर्नर जनरल जो रहता है बंगाल का वो होता है लॉर्ड वेलेस्ली। आगे हम बात करें तो अगला ऑप्शन है 1824 से 1826। ये जो व्यवस्था है दोस्तों ये भी सही है। क्यों? क्योंकि इस समय बर्मा पर अधिकार करने के लिए आंग्ल बर्मा युद्ध भी देखने को मिलता है। और चौथा ऑप्शन है 1845 से 46 के बीच में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध नहीं। क्यों? क्योंकि ये आंग्ल सिख युद्ध जो इस समय चलता है वो 48 के समय चलता है दोस्तों, और इसका निर्णय होता है दिलीप सिंह की हार, और दिलीप सिंह की हार के बाद ही 1849 में जो सिखों का पूरा साम्राज्य होता है, पंजाब का क्षेत्र जो होता है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाता है, और कोहिनूर हीरा जो दिलीप सिंह के कब्जे में होता है वो यहां से महारानी विक्टोरिया जो होती है वो प्राप्त करती हैं, और वो कोहिनूर जो था वो भारत से लंदन भेज दिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अंतिम समय पे कोहिनूर किसके हाथों में था? तो कोहिनूर दिलीप सिंह के पास था, सिखों के पास था। जब सिख साम्राज्य को मिला लिया गया अंग्रेजी साम्राज्य में 1849 में, तो उसके बाद हम देखते हैं यहां पर कि कोहिनूर भी लंदन भेज दिया जाता है। तो इस हिसाब से दूसरा और तीसरा जो है आपका सही उत्तर होगा, और पहला और चौथा जो है वो गलत है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर जी ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। बिल्कुल नहीं। बंदा बहादुर जिनको हम छद्म गुरु के नाम से जानते हैं ये बहुत बाद में आते हैं। गुरु तेग बहादुर जी के बाद तो 10वें गुरु के तौर पर हम गुरु गोविंद सिंह जी को देखते हैं, जो गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी की संतान रहे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बैसाखी के दिन की, और एक योद्धा के तौर पर सिखों को संगठित करने का काम किया, ताकि वे गलत तरीके से धार्मिक नीतियां जो चल रही थी, जो धर्मांतरण का काम कर रहे थे मुगल, उससे लोगों की रक्षा कर सके। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव ने सिखों के गुरु रामदास जी के बाद बने थे, तो चौथे गुरु थे रामदास जी और 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी, जिनकी हत्या जहांगीर ने करवा दी थी, क्योंकि उन्होंने खुसरो जो था उसको संरक्षण प्रदान किया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन जो काम किया था वो अर्जुन देव जी ने किया था, ये भी ध्यान रखेंगे। और गुरु अंगद देव जी ने सिखों को उनको अपनी लिपि गुरुमुखी जो है वो दी थी, ये भी सही है। सिखों की जो लिपि होती है उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। तो दूसरा और तीसरा कथन यहां पर सही है, जबकि पहला कथन सही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने आज कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे, जिनमें हम लोगों ने देखा कि कैसे अंग्रेजों ने एक एक करके भारत के क्षेत्रों को जीता और अपने साम्राज्य को उन्होंने बढ़ाया था। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ नए प्रश्नों को लेकर आपके सामने रहूंगा दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।